हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल शैली। हम सभी लेक्चर्स में क्विक रिवीजन के लिए हमने सारे लेक्चर्स तैयार किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल शैली या बंगाल स्कूल या पुनर्जागरण काल। बंगाल में पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने भारतीय जनता को उसकी संस्कृति से विमुख करके अंग्रेजी सभ्यता सिखाने की चेष्टा की। अंग्रेजों ने भारत की कला की बहुत आलोचना की। तभी कुछ अंग्रेज अधिकारी और भारतीय कलाकारों के प्रयास से भारतीय चित्रकला में पुनर्जागरण का काल आया और बंगाल स्कूल का जन्म हुआ। कोई भी किसी भी देश में कभी भी पुनर्जागरण आता है तो समाज में प्रत्येक क्षेत्र में आता है, कला में भी, साहित्य में भी। उसी टाइम पे आप देखिए क्रांति चल रही थी देश में, तो समाज को ये बताने के लिए कि वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ना भूले। क्योंकि अंग्रेज तो पूरी तरह से, अगर कोई उस टाइम पे स्टूडेंट्स पढ़ते थे तो वो सिर्फ अंग्रेजों की सभ्यता और उनकी संस्कृति ही सीख रहे थे, उन्हीं की सिविलाइजेशन को सीख रहे थे, उन्हीं की लैंग्वेज को सीख रहे थे। उन्हें ये पता ही नहीं था कि हमारे पास भी एक बहुत रिच सिविलाइजेशन है और एक बहुत अच्छी पुरानी सभ्यता है। हमारे पास भी बहुत अच्छा लिटरेचर, बहुत अच्छा साहित्य है जो हम उसको ऐसे बना देते थे कि जैसे इनके सबसे नीची और सबसे बेकार चीज़ वो हमारी कला को या हमारी संस्कृति को बताते थे। लेकिन कुछ लोगों को उस टाइम पे, जैसे अधिकारियों को या कलाकारों को, ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आगे आने वाली जनरेशन्स हमारी, वो तो सभी कुछ भूल जाएंगी कि हमारे पास भी एक बहुत अच्छा साहित्य है, हम भी बहुत ऐसे रिच सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। इसलिए समाज में पुनर्जागरण आता है और इसी तरह से वो चित्रकला में भी आया। और बहुत सारे, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर, ई.वी. हेवल और ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को उसकी खोई हुई पहचान दिलाने के लिए अनेकों प्रयास किए और इन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को ये जोड़ते चले गए। बंगाल शैली या पुनर्जागरण काल या ठाकुर शैली, बात एक ही है। बंगाल शैली में, जो बंगाल राज्य में ये जो है विकसित हुई थी, बंगाल शैली को ठाकुर शैली भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बंगाल शैली या ठाकुर शैली बात एक ही है। बंगाल शैली का विकास 1905 से 1920 के मध्य रहा। बंगाल शैली ने आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव रखी, क्योंकि वहीं से एक नई सोच का आरंभ होता है। अब तक के जितने भी आर्टिस्ट है, राजा रवि वर्मा को छोड़ के, वो किसी ना किसी से प्रभावित होकर काम कर रहे थे। कोई राजाओं के कहने पर, कोई किसी पैसे के लिए या कैसे भी करके, लेकिन यहाँ से एक शुरुआत हुई। राजा रवि वर्मा को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद से बंगाल शैली से ये स्टार्ट होता है कि एक अपनी नई सोच से एक पेंटिंग्स बनाने के लिए एक नई नींव रखी गई। आधुनिक भारतीय कला आंदोलन का नेतृत्व अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। पुनर्जागरण के कर्णधार कौन बने? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली। गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और समरेंद्रनाथ टैगोर ने ई.वी. हेवल के साथ मिलकर, ई.वी. हेवल का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय कला में या भारतीय इतिहास में, के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के पहले जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड किचनर थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना 1907 में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, हर बार पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल 35 सदस्य थे, 30 अंग्रेज और 5 भारतीय। ई.वी. हेवल ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उस समय कला इतिहासकार, कला समीक्षक या उस समय देखें आप, कम्युनिकेशन का एकमात्र माध्यम था किताबें या पत्रिकाएं, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रेस थी या समाचार पत्र थे वो भी अंग्रेजों के अंडर में थे। तो इसलिए कम्युनिकेशन का या संचार का या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एकमात्र साधन था किताबें, पुस्तकें, पत्रिकाएं। तो इनमें मैंने कुछ लिखी हैं इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, दी बंगाल पट, अजंता फ्रेस्कोज आदि, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1913 में आनंद कुमार स्वामी कला एवं स्वदेशी
प्रकाशित की, उनकी जो कृति है वो प्रकाशित हुई। रूपम पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1919 में कलकत्ता में। उसके संपादक थे ओसी गांगुली। रूपम नामक पत्रिका के संपादक ओसी गांगुली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। रूपम पत्रिका के संपादक कौन है, या रूपम पत्रिका किस समय या कहाँ पर प्रकाशित होती थी, ये आप ध्यान रखिएगा। जापानी कला विशेषज्ञ ओकाकुरा काकुजा तेनसेन, इनको वैसे हम ज्यादातर ओकाकुरा के नाम से जानते हैं। 1902 में पहली बार भारत आए और वो कोलकाता के टैगोर हाउस में रुके। ज्यादातर आप जानते होंगे टैगोर फैमिली में एक से एक विद्वान थे, और जो भी बाहर से कला इतिहासकार, कलाकार, कला समीक्षक, बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे, वो ज्यादातर टैगोर हाउस में ही रहते थे। याकोहामा, तैकिन और हिसीदा। ओकाकुरा जब भारत आए थे और वो टैगोर हाउस में रुके, तो उन्होंने देखा कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो एक नई शैली के लिए या एक जो पुनर्जागरण के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने वापस जब वो जापान गए, वहां से 2 कलाकारों को भेजा, याकोहामा तैकन या हम ताकिवान के नाम से जानते हैं, और हिसीदा। दोनों जापानी चित्रकार थे, और इन्हीं दोनों से अवनींद्रनाथ टैगोर ने वॉश टेक्निक सीखी। ओकाकुरा की प्रसिद्ध पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओकाकुरा की प्रसिद्ध पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट थी, जो उन्होंने लिखी थी। बंगाल शैली के कलाकार वॉश टेक्निक का प्रयोग करते थे। 1905 में अवनी बाबू कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने। अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रयासों का जो उनके प्रयास थे जितने भी पुनर्जागरण के लिए, वो सभी ने उनका बहुत स्वागत किया। लंदन की एशियाटिक सोसाइटी ने अजंता के चित्रों की अनुकृति करने के लिए लेडी हेनिंगम को भारत भेजा, जिसमें अवनींद्रनाथ टैगोर के छात्र नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, के वेंकटप्पा, समरेंद्रनाथ गुप्त आदि ने वहां अजंता की जो चित्र हैं उनकी अनुकृति तैयार की। अवनींद्रनाथ ठाकुर की पुस्तकें। अवनी भारतीय शिल्प परिचय, षडंग, शिल्प षडंग, बांग्ला रथ और अबन ठाकुर। अबन ठाकुर जो थी उसमें बच्चों के लिए कहानियां होती थी। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो साहित्य है या षडंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। पुराना षडंग ये शूटर पंडित ने लिखा, और उसको जो हम पढ़ते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो किसने लिखा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनी बाबू, अवनींद्रनाथ ठाकुर, कहीं कहीं अवनी बाबू भी लिखा हुआ आ जाता है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय कला के प्रचार के लिए अपने छात्रों को कई स्थानों पर भेजा। जैसा गुरु होता है वही अपने स्टूडेंट्स को, वो अपने छात्रों को सिखाता है। सेम अवनींद्रनाथ टैगोर के जितने भी उनके स्टूडेंट थे अवनी बाबू के, उन सभी को उन्होंने, वो आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कलाकार और बहुत बड़े बड़े, खुद एक बहुत बड़े बड़े गुरु बने। शांति निकेतन में जो पढ़ाते थे वो थे नंदलाल बोस, लखनऊ में असित कुमार हलदर, मैसूर में के वेंकटप्पा, मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी, जयपुर में शैलेंद्रनाथ डे और लाहौर में समरेंद्रनाथ गुप्त। अवनींद्रनाथ ठाकुर के सभी स्टूडेंट्स आगे चलकर बहुत बहुत बड़े कलाकार। 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय ब्रिटिश सरकार ने स्थापित किए, ये हमने पहले भी पढ़ा। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट मद्रास चेन्नई में 1850, 1854, 1857 और 1875 ये आर्ट्स कॉलेज अंग्रेजों ने खोले थे, जो आगे चलकर इनके नाम बदल गए। बंगाल शैली, बंगाल शैली के कलाकार वॉश टेक्निक का प्रयोग करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉश टेक्निक का प्रयोग कब से शुरू भारत में माना जाता है। पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरा मूल्यों को पुनः स्थापित करना, ये बंगाल शैली का उद्देश्य था। ईवी हेवल कला स्कूल के प्रिंसिपल थे। भारतीय पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को ही जाता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का आरंभ बंगाल स्कूल से माना जाता है। वॉश तकनीक में रेखाएं भारतीय थीं, परंतु टेक्निक जापानी चीनी थी।
वैसे तो पूर्वी कलाएं जितनी भी होती हैं वो रेखा प्रधान होती हैं, लेकिन भारत की जो एक हमारे यहाँ की पेंटिंग्स की एक स्पेशलिटी है, या भारतीय कला जो है वो रेखा प्रधान है। तो जो उसका टॉपिक था वो तो भारतीय था, और वॉश टेक्निक का जो स्टाइल था वो बाहर का था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से भारतीय शैली थी। बंगाल शैली के कलाकार, बंगाल शैली के अभी भी बहुत सारे कलाकार हैं, हमने कुछ यहाँ पर लिए हैं। नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, शीतेंद्र नाथ मजूमदार, समरेंद्र नाथ गुप्त, देवी प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल चंद्र डे, शारदा चरण उकील, सुधीर रंजन खास्तगीर, कनु देसाई और शैलज मुखर्जी, ये सब बंगाल के कलाकार हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्ट फॉर्म के बंगाल स्कूल के कलाकार कौन है, ऑप्शन में दिया जाता है, तो आप ये नाम तो जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।